नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एंडोमेट्रियोसिस अपन ने देख रहे थे, और एंडोमेट्रियोसिस में अपन ने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। उसके साथ साथ एडिनोमाइसिस भी अपन ने देखा था। एडिनोमाइसिस की भी अपन ने डेफिनेशन वगैरह भी देखी थी थोड़ी सी। फिर अपन ने उपद्रव वगैरह देखे थे, इसके सिम्टम्स देखे थे, साइट्स कहाँ कहाँ होती है ये भी अपन ने देख लिया था एंडोमेट्रियोसिस। इसके बाद अपन चिकित्सा पे आए थे। चिकित्सा अपन देख रहे थे, चिकित्सा अपन शुरू करेंगे। तो चिकित्सा में अपन बात करते हैं। सबसे पहले दो प्रकार की चिकित्सा होती है। पहली जो होती है वो निषेधात्मक होती है, प्रिवेंटिव होती है, कि कुछ ऐसे बचाव किए जाएं जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस हो ही ना। जी हाँ, तो कुछ गतिविधियां हो जाती हैं जिनकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्या करना चाहिए कि टू अवॉइड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कर्टेज और अराउंड द टाइम ऑफ मेंसेस। जी हाँ, क्या कह रखा है कि माहवारी आने के आसपास के समय या गर्भाशय लेखन, कोटराइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, कर्टेज, डी&सी चैप्टर भी आता है अपने। गर्भाशय लेखन के तुरंत बाद बीज वाहिनी विकृति परीक्षण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि इसमें हार्मोनल लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। तो इस केस में जो एंडोमेट्रियोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं मेंसेस के आसपास की बात अपन करें तो। जी हाँ, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इस प्रकार की जो कार्यक्रम होते हैं इनकी वजह से भी जो है, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट क्या होता है, बीज वाहिनी विकृति विकृति परीक्षण को बोलते हैं। ट्यूबल पेटेंसी से जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस प्रकार की सिचुएशन में जो है वो नहीं करनी चाहिए ये। तो इसमें इससे क्या है कि एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। जी हाँ, ये निषेधात्मक है, नहीं करना चाहिए। इसके आगे 2 पॉइंट और देखेंगे अपन। अगला पॉइंट है फोर्सिबल पेल्विक एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर मेंसेस। मेंसेस के आसपास जो है फोर्सिबल पेल्विक एग्जामिनेशन भी, जो थोड़े बलपूर्वक जिसको अपन गए, तो वो जो है पेल्विक एग्जामिनेशन अपने को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, married women with family history of endometriosis are encouraged not to delay the first conception but to complete the family। जी हाँ, जो विवाहिता हैं या फिर नई विवाहिता हैं, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा केस आ रहा हो कि उनके एंडोमेट्रियोसिस मिल रहा था, तो उस केस में उसको जो है ये सलाह देनी चाहिए कि आपको जो है फर्स्ट जो कंसेप्शन है, पहला जो गर्भ धारण है, उसमें जो है आपको देरी नहीं करनी चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो जो है हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस कल को हिस्ट्री में है तो हो जाए। और आप जानते हैं कि अपन ने पढ़ा है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। जी हाँ, तो इस केस में जो है अपने को डिले नहीं करना चाहिए। जी हाँ, माहवारी के दौरान या पश्चात ज़्यादा बलपूर्वक योनि परीक्षण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अपन ने पेल्विक एग्जामिनेशंस की बात की है। श्रोणी परीक्षण कर लीजिएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, श्रोणी परीक्षण। जी हाँ, श्रोणी। बिल्कुल, आगे अपन चलते हैं। जिस विवाहिता में इस व्याधि का पारिवारिक इतिवृत्त मौजूद हो उसे प्रथम बार जो गर्भधारण के लिए ज़्यादा देरी न करने की सलाह देना। बिल्कुल सही बात अपन समझ रहे हैं। आगे अपन चलते हैं औषधीय चिकित्सा। पहले अपन ने देखा था कि निषेधात्मक चिकित्सा थी, प्रिवेंटिव था। बिल्कुल, ऐसा प्रिवेंशंस रखें, ऐसी सावधानियां रखें जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस ना हो। यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है, इसको हम क्योर करेंगे, ठीक करेंगे। तो किस प्रकार से ठीक करेंगे? लाक्षणिक चिकित्सा, जो लक्षण है उनको दूर करते जाएं, ट्रीटमेंट होता जाएगा। टू मिनिमाइज द सिम्टम्स, लाक्षणिक चिकित्सा मतलब टू मिनिमाइज द जो सिम्टम्स हैं उसको कम करते रहें। किस प्रकार के सिम्टम्स? अपन ने देखे कि 2 सिम्टम थे, एक तो पेल्विक पेन हो रहा था और दूसरा डिस्प्रेयूनिया मतलब मेथुन क्रिस्टा उसको हो रही थी, है ना। वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी अपन ने देखा था, लेकिन ये जो मैन है इनको दूर करेंगे तो हो जाएगा। टू इम्प्रूव द इनफर्टिलिटी, जी हाँ, टू इम्प्रूव द इनफर्टिलिटी को बढ़ाना, क्यों कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को कम करता है, मतलब फर्टिलिटी को कम करता है। बिल्कुल। टू प्रिवेंट रीअकरेंस, मतलब अपन ने कहा था कि दोबारा भी हो जाती है, तो वो रीअकरेंस को करना रोके। रीअकरेंस मतलब पुनरावर्ती, है ना। रीअकरेंस जो है वो पुनरावर्ती को बोलते हैं, पुनरावर्ती, दोबारा होना, है ना। और इसमें अपन ने देखा था कि जो सीरम थी, अपन ने देखा था कि वो 125
जो सीरम 125 थी, वो उसका जो है कहीं ना कहीं रीअकरेंस में काफ़ी रोल रहता है, दोबारा जो ना हो जाए, इस प्रकार की बातें जो है ये इससे सुनिश्चित किया जाता है। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, विकल्प, किस प्रकार की चिकित्सा अपन एंडोमेट्रियोसिस में कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, तो किस एज में, किस प्रकार की सिचुएशंस में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, या फिर पहले अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी चिकित्साएं होती हैं एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं अपन। जी हाँ, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, प्रतीक्षा उपक्रम, इसमें क्या है, इसमें कुछ करते नहीं है, इसमें सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं ना, देखेंगे आगे अपन डिटेल से। मेडिकल थेरेपी, औषधीय चिकित्सा, जिसमें मेनली जो है वो अंतःस्रावी चिकित्सा आती है, इसके अलावा कुछ और भी इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें अंतःस्रावी चिकित्सा महत्वपूर्ण होती है। थर्ड पॉइंट है सर्जरी, जिसको अपन बोल सकते हैं शल्य चिकित्सा बोल सकते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, ये दो प्रकार से होती हैं, जो सर्जरी जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो होती है कंजर्वेटिव और एक तो होती है डेफिनेटिव। इसकी भी अपन डिटेल से बात करेंगे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना, और डेफिनेटिव का मतलब होता है ठीक करना, है ना, डेफिनेटली ठीक हो जाना, ये मान के चलिएगा आप। जी हाँ, देखेंगे अपन आगे, समझ जाओगे। कंबाइंड थेरेपी की बात अपन करेंगे। कंबाइंड थेरेपी में कहने का मतलब ये हुआ कि जो औषधीय चिकित्सा है वो भी दी जा रही है, और साथ ही साथ जो शल्य चिकित्सा है वो भी अपन दे रहे हैं, सर्जरी भी दे रहे हैं, साथ में मेडिकल थेरेपी भी अपन दे रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे एक एक की अपन। पहले अपन देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मतलब कौन सा काम किस अवस्था में कौन सा काम करना उचित रहेगा, है ना, क्योंकि अपने पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मिला उसको सीधी सर्जरी में डाल दिया, ऐसा नहीं है कि पेशेंट मिला काफ़ी सीवियर मिल गया, सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन अपन उसको औषधि दी जा रहे हैं। तो कैसी कैसी सिचुएशंस में कौन कौन से ट्रीटमेंट अपने को करने चाहिए, वो बात अपन देखेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे एज ऑफ द पेशेंट, कितनी एज है। अगर पेशेंट यंग है तो उसको औषधीय चिकित्सा से ठीक करने की प्रयास किए जाएंगे। साइज एंड एक्सटेंट ऑफ लेसन, कितनी बड़ी हुई है। हम बता दें आपको छोटा सा कि 1 सेंटीमीटर से लेस देन, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम अगर साइज है तो उस केस में अपन औषधीय चिकित्सा करते हैं। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज अगर हो जाएगी उस केस में अपन क्या है, सर्जरी की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं अपन। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों की गंभीरता, कि लक्षण कितना सीरियस है, बिल्कुल। लोकेशन ऑफ डिजीज, व्याधि की स्थिति कहाँ पर है, बिल्कुल। इसके बाद अपन बात करेंगे रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस थेरेपी, जो पिछली जो अपन ने थेरेपी दी है उससे प्रभाव हुआ क्या, ये अपन देखेंगे। सारे पॉइंट एक बार देख लेते हैं। एज ऑफ द पेशेंट, मान लीजिए एक पेशेंट है जिसकी एज कम है, मान लीजिए 22 ईयर्स की कोई लेडी है, उस केस में क्या होगा कि अपन उस केस में सर्जरी नहीं कर सकते। उसकी सर्जरी मीन्स क्या होता है, किसी पार्ट को रिमूव कर देना। मान लीजिए यूट्रस में उसके एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल रहा है, तो अपन यूट्रस रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी उनके आगे पूरी लाइफ पड़ी है, अभी जो है उसको फैमिली वगैरह कंप्लीट हुई नहीं है। अगर अपन नई जो नवविवाहिता जो स्त्री है उसकी बात करें तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उसमें औषधि चिकित्सा देंगे। तो इस प्रकार से एज जो है वो डिपेंड कर रही है पेशेंट की। दूसरी बात करते हैं साइज एंड एक्सटेंट ऑफ लेसन। अपन ने बात कर ली है कि 1 सेंटीमीटर से कम की होगी तो उसमें औषधि चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा साइज हो चुकी है तो वो औषधियों की समझ में नहीं आएगा मामला। तो उस केस में अपन क्या, उसमें शल्य चिकित्सा की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की गंभीरता, काफ़ी गंभीर अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो उस केस में नो डाउट सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लोकेशन ऑफ डिजीज़ की बात करें कि व्याधि की स्थिति कहाँ पर है। कुछ जगह मान लीजिए यूट्रस का एग्जाम्पल लें, तो यूट्रस का एग्जाम्पल है तो नो डाउट अगर लो एज्ड है और यूट्रस में है तो फिर औषधि देनी पड़ेगी। बात करें रेक्टम में है या फिर अपन बात करें पाउच ऑफ डगलस में, तो वहाँ पे हो सकता है अपन सर्जरी से रिमूव भी कर दें, बिल्कुल। रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस थेरेपी, मान लीजिए अपन ने औषधि चिकित्सा दी उसको और औषधि चिकित्सा से प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो उस केस में अपन नो डाउट सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रीवियस थेरेपी के रिजल्ट जो है वो प्रभावित करेंगे चिकित्सा के ऑप्शंस को, बिल्कुल। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, सबसे पहले अपन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देख रहे हैं। प्रतीक्षा उपक्रम, जी हाँ, अपन सबसे पहले देखेंगे वॉचफुल वेटिंग, है ना, कि देख रहे हैं अपन उसको, वेट कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं साथ साथ में कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है ना। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं।
बहुत थोड़ी मात्रा में एंडोमेट्रियोसिस हो, उस केस में साथ में अन्य कोई श्रोणीय विकृति उपस्थित ना हो, कोई दूसरी प्रकार की पेल्विक जो है वो डिफॉर्मिलिटी को नहीं हो। जी हाँ, उस केस में अपन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, कहने का मतलब अपन को देखते रहेंगे, साथ साथ में जो है उसको पेन किलर्स देते रहेंगे अगर पेन हो रहा हो तो। नो डाउट पेन होगा इसकी वजह से। किस केस में? सबसे पहले अनमेरिड, अगर विवाह नहीं हुआ है उस केस में। दूसरा नवविवाहित स्त्री, उस केस में भी अपन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देंगे। क्यों साहब? इसमें इसलिए अनमेरिड की बात अगर करें तो मान लीजिए अपन उसके साथ थेरेपी, औषधि थेरेपी अगर डालते हैं तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है एंडोमेट्रियोसिस का। तो कहीं ना कहीं जो अपन देखा है कि अंतःस्रावी चिकित्सा की जाती है ज़्यादातर, उस केस में क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े थोड़े आ जाते हैं। तो अनमेरिड किसी लड़की की बात करें या फिर नवविवाहित स्त्री की बात करें तो हो सकता है उस पर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएँ। तो हो सके जहाँ तक अगर लो अमाउंट में हो, थोड़ी मात्रा में अपन ने देखा है, तो उस केस में अपने को कहीं ना कहीं वॉचफुल वेटिंग या फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट प्रतीक से उपक्रम अपने को करना चाहिए। जी हाँ, आगे अपन चलेंगे। ऑब्जर्वेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs। अपन ने देखा था फार्मेकोलॉजी में, नाम देख लिया होगा इसलिए दोबारा डाला गया है यहाँ पे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन। सिर्फ पेन किलर दिए जा रहे हैं इनको। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इतना बड़ी रामायण ना देख हुए कि देखते जाएं और साथ साथ पेन किलर देखते जाएं। पेन किलर्स में अपन आइबुप्रोफेन दे सकते हैं और डाइक्लोफेनिक भी अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन NSAIDs अच्छा है तो ये नाम आप लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार की ड्रग्स देते हुए ऑब्जर्व करते रहना है। बिल्कुल आगे अपन चलेंगे। द मैरिड वुमेन एनकरेज टू हैव कंसेप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना, समझने वाली बात है यहाँ पे। द मैरिड वुमेन एनकरेज टू हैव कंसेप्शन, प्रेगनेंसी यूजुअली क्योर्स द कंडीशन। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस के बढ़ने का कारण क्या है? मान लीजिए कोई एक साइट है, कोई जगह है जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो चुकी है। अब मान लीजिए ये भी एक वाई जगह है, ये दूसरी लेडी है, ये पहली लेडी, ये दूसरी है जिसके भी एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। ये जो लेडीज है इसको रेगुलर जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह ओवरीज के द्वारा मिल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब हार्मोन्स का जो साइकिल है वो चल रही है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस रेगुलर जो है इंक्रीज हो रही है, सब उसमें प्रोलिफरेशंस वगैरह सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं होगी। उसी केस में अगर मान लीजिएगा ये वाई जो लेडी है ये प्रेग्नेंट हो गई, मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई इसके अंदर, तो प्रेगनेंसी में अपन जानते हैं कि जो मेंसेस जो होती है वो बंद हो जाती है ना, मेंस्ट्रुएशन जो है वो साइकिल रुक जाती है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है उनका भी सीक्रेशंस बंद हो जाता है। बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल मेंटेन होता है, लेकिन बार बार एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो उसमें प्रोलिफरेशन मतलब उतार चढ़ाव नहीं आते। बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा कि एंडोमेट्रियम में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो उसका वहाँ से ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इसलिए कहा जाता है कि द मैरिड वुमेन एनकरेज टू हैव कंसेप्शन, तो उसको कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप गर्भ धारण कीजिएगा। इसका एक रीज़न तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो स्टेबल हो जाता है, बार बार उतार चढ़ाव नहीं आएगा। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए एंडोमेट्रियोसिस अपन ने बात की थी, इनफर्टिलिटी का कोज भी हो सकता है। तो उस केस में अपन देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये अपन ने देख लिया है, हो सकता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे हार्मोनल ट्रीटमेंट की। अपन ने बात की थी औषधीय चिकित्सा में, अंतःस्रावी चिकित्सा की बात की थी, अपन वहाँ चल रहे हैं कि हार्मोनल ट्रीटमेंट किस प्रकार से क्यों करते हैं, टू इंड्यूस एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स। अपन ने पैथोलॉजी में अपन नाम देखते हैं, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। एट्रोपी नाम होता है अपचय, सेल्स का खत्म हो जाना। जी हाँ, अनवांटेड सेल्स हैं एंडोमेट्रियोसिस की, उनका एट्रोपी करवानी है। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये इसका एम है, उद्देश्य है ना, टू इंड्यूस एट्रोपी ऑफ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स। जो एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं, वो कहीं भी इम्प्लांट हो गई उनको हटाना, उनका अपचय करना, सेल्स को ख़त्म करना। बिल्कुल, बाय प्रोड्यूसिंग सूडो प्रेगनेंसी या फिर सूडो मेनोपॉज और बाय मेडिकल ओफोरेक्टोमी। एक तो ये नाम अच्छा नाम है,
जी हाँ, सूडो प्रेगनेंसी क्या साहब, कि एंडोमेट्रियोसिस को ऐसा लगे कि लेडीज़ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। पहली सिचुएशन, उस केस में क्या होगा, हार्मोन लेवल स्टेबल, उसकी वजह से जो उतार चढ़ाव आएंगे नहीं और धीरे धीरे जो है एट्रोपी आ जाएगी, अपचय हो जाएगा, सेल्स टिश्यूज खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सूडो मेनोपॉज, इसमें भी वही बात है कि इसमें मेंसेस रुक जाएंगी, तो वही हार्मोन लेवल स्टेबल और धीरे धीरे जो है वो अपचय हो जाएगा। ओफुरेक्टोमी क्या होता है, अपन पहले शुरू से बात करते हैं। सूडो प्रेगनेंसी कैसे साहब, सूडो प्रेगनेंसी दी जाती है, कंबाइंड जो ओरल पिल्स होती हैं, कंबाइंड ओरल पिल्स मतलब एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की पिल्स होती हैं, वो दी जाती हैं, उससे सूडो प्रेगनेंसी क्रिएट, इस प्रकार की सूडो प्रेगनेंसी मतलब है फॉल्स प्रेगनेंसी, मतलब एक ऐसी शरीर में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस प्रकार का माहौल बन जाता है जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होता है, जो हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है वैसा सा हो जाता है। सूडो मेनोपॉज, डेनाजोल ड्रग है एक, बिल्कुल आपको अलग से लिखा मिल जाएगा, मैंने यहाँ कोरिलेट करके बता दिया है। डेनाजोल की इफेक्ट से सूडो मेनोपॉज क्रिएट होती है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मेंसेस रुक जाती है ना डेनाजोल की इफेक्ट से। और बाय मेडिकल ओफ्यूरेक्टोमी, ओफ्यूरेक्टोमी बोलते हैं रिमूवल ऑफ ओवरीज को बोलते हैं साहब, ओवरीज को हटा देना ओफ्यूरेक्टोमी मिलती है। एक साल्पिंगटोमी दिखेगा आपको, साल्पिंग जो टर्म होता है वो साल्पिंगो होता है, कुल मिला साल्पिंगो टर्म होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो साल्पिंगोक्टोमी आपको देखने को मिली, उसका मतलब फ्लोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देना। मेडिकल ओफ्यूरेक्टोमी, इसमें जो है जीएनआरएच एगोनिस्ट, जीएनआरएच होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जी हाँ, तो इस प्रकार के हार्मोन्स अगर स्टिमुलेट किए जाते हैं तो उसकी वजह से जो होता है वो ओवरीज के जो हार्मोन जो होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें, एफएसएच और एलएच का लेवल जो मेंटेन किया जाता है, उसकी वजह से जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं उनका जो है सिक्रीशंस लगभग ऑफ हो जाता है ना। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियोसिस की जो सेल्स हैं, तो वो जो है वो अपना फैलाव करती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ओवरीज जो है वो ऐसे अपने फंक्शंस बंद हो जाते हैं, ओवरीज के फंक्शन बंद हो जाते हैं। तो ये मेडिकल ओफ्यूरेक्टोमी, मतलब मेडिकली एक ऐसा लगे कि जैसे ओवरीज नहीं है, जी हाँ, रिमूव हो चुके हैं, इस प्रकार की बात। आगे चलते हैं अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोन्स के इफेक्ट से समझते हैं अपन ये सब जो शरीर की जो है वो जो हार्मोनल रिएक्शंस हैं उनको अपन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, लो डोज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑल्सो कोज एंडोमेट्रियल एट्रोपी, तो एंडोमेट्रियल की जो सेल्स होती है उनका अपचय होता है अगर अपन दें लो डोज में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दें, जी हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, सहेली वगैरह अपन समझते हैं सब। प्रोजेस्टेरोन की बात अपन करते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन की अगर रेगुलर अमाउंट देते रहें उस केस में भी जो है वो एट्रोपी हो जाएगी। लेवेंजोस्ट्रोल रिलीजिंग आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लेवेंजोस्ट्रोल रिलीजिंग आईयूसीडी होती है, उसका यूज भी करते हैं, तो उसमें भी एंडोमेट्रियल एट्रोपी देखने को मिलती है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये तो हार्मोन्स था, इनमें सब में हार्मोन्स का लेवल था कुछ। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की बात अपन करेंगे, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 150 mg 3 मंथ इंटरवल फॉर 2 टाइम्स, जी हाँ, इसमें 3 महीने के इंटरवल से 2 बार जो है ये मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट का जो है इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। बिल्कुल, आगे अपन चलेंगे, और भी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है ये बातें। आपको है ना एक क्वेश्चन आएगा सिंपल सा 10 नंबर में, 15 नंबर में, 5 नंबर में कि डिस्क्राइब एंडोमेट्रियोसिस, तो उसमें आप जितना लिख पाओगे उतना लिख देना, और भी बीच में से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कुछ भी हो सकता है, 2 दवाइयों के नाम ही पूछ ले आपसे कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप ट्रीटमेंट में चिकित्सा में बात करें, अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन सी दवाएं देना उचित समझेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अब अपन चले गए शल्य चिकित्सा की तरफ जा रहे हैं कि किस केस में अपने को शल्य चिकित्सा करनी चाहिए। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, जी हाँ, शल्य चिकित्सा की तरफ जा रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस विद सीवियर सिम्टम्स, गंभीर हो गई हो, अनरिस्पॉन्सिव टू हार्मोन थेरेपी,
अपन ने कहा था कि प्रीवियस जो थेरेपी दी गई है उसका रिजल्ट देखेंगे। मान लीजिए अपन ने पहले हार्मोन थेरेपी दी उसको और उस पर अनरिस्पॉन्स रहा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, उस केस में अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। सीवियर एंड डीपली इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस टू करेक्ट द डिस्टॉर्शन ऑफ पेल्विक एनाटॉमी। जी बिल्कुल, जो इसमें जो पेल्विक जो एरिया है उसकी जो एनाटॉमी है, जिसकी रचना की बात करें तो उसमें जो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, डिस्टोर्शन आ रहा है, आकृति में बदलाव आ रहा है ना, रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो चुकी है, तो इस प्रकार की बातें आ गई, तो उस केस में अपने को क्या है, सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। एंडोमेट्रियो मास ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर, अपन ने ये बात भी की थी, 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें औषधीय चिकित्सा करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक भी औषधि दे देते हैं। इसके बाद अगर बढ़ गई है, मतलब साइज इंक्रीज हो गई है, केस सीवियर हो गया, तो उस केस में अपन सर्जरी की तरफ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, बात करेंगे कंजर्वेटिव सर्जरी की। सबसे पहले कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि लक्षणों की चिकित्सा की जाती है, मतलब चीज़ों को बचाया जाता है। कौन सी चीज़ों को अभी देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से लक्षणों की चिकित्सा करनी है, अपने को पेन की चिकित्सा करनी है सबसे पहले, दूसरा अपने को क्या है, इनफर्टिलिटी की चिकित्सा करनी है। जी हाँ, टू डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रिक लेशंस बाय यूजिंग लेप्रोस्कोपी, तो इसमें लेप्रोस्कोपी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। जी हाँ, एंडोमेट्रिक लेशंस बाय यूजिंग लेप्रोस्कोपी पर प्रिजर्व द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो रहे हैं उनको बचाना। किसको बचाना, ओवरी एंड यूट्रस को बचाने का प्रयास किया जाता है। ओवरी और यूट्रस को बचाया जाए, कहने का मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलिटी की तरफ ध्यान है ना, तो उस केस में बचाएं। तो ये किस केस में बचाते हैं, जब लेडीज़ की जो पेशेंट है, रुग्णा है, उसकी उम्र अगर कम है या फिर हो सकता है अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, तो उस केस में कोशिश यही की जाती है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसको बचाया जाए, है ना, क्योंकि अभी आगे जो है हो सकता है उसको कॉन्सेप्शन की ज़रूरत हो अभी, तो उस केस में बचाया जाता है। तो ये हो गई छोटी उम्र में। डेफिनेटिव सर्जरी की अपन बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ इंडिकेटेड इन वुमेन विद एडवांस्ड स्टेज एंडोमेट्रियोसिस। एक तो गंभीर हो चुकी है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये काफ़ी मेलिग्नेंट होती है, घातक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है तो उस केस में फिर डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। मान लीजिए यूट्रस में बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस हो चुकी है, तो उस केस में चाहे वो कम उम्र की क्यों ना हो, जान बचानी पड़ती है, कहने का मतलब। तो उस केस में क्या होता है कि यूट्रस रिमूव करनी पड़ती है फिर, है ना। बाकी जनरली क्या होता है, कब की जाती है, सीवियर स्टेज में, वुमन विद कंप्लीटेड फैमिली, मतलब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, कहने का मतलब अब उसको रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की जरूरत नहीं है। अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैव फेल, दूसरे सारे तरीके फेल हो चुके हैं, इवन कंजर्वेटिव जो सर्जरी है वो भी फेल हो चुकी है ना। बिल्कुल, आगे अपन बात करेंगे ये जो बातें हैं, एक दो और भी डाल सकते हैं इसमें अपन, कि डेफिनेटिव सर्जरी मीन्स हिस्टेक्टोमी विद बायलेटरल साल्पिंगो ओफ्यूरेक्टोमी along with a resection of the abdominal tissues as complete as possible। बिल्कुल, इस बात को अपन देखेंगे फिर से कि डेफिनेटिव सर्जरी का मतलब क्या होता है, कि हिस्टेक्टोमी अपन ने देखा था कि रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है, विद बायलेटरल साल्पिंगो ओफ्यूरेक्टोमी। बायलेटरल शब्द का मतलब दोनों तरफ के लिए आता है, कि बायलेटरल दोनों तरफ की फ्लोपियन ट्यूब, साल्पिंगो नाम अपन ने देखा था। ओफ्यूरेक्टोमी जो दोनों तरफ की ओवरीज, along with resection of endometrial tissues as complete as possible, मतलब जितने भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं उनको भी निकाला जाए। तो कहने का मतलब लगभग पूरा जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है, सारे सिस्टम जो है वो निकाल दिए जाते हैं इसमें। जी हाँ, बात करते हैं व्याधि की तीव्र अवस्था एवं परिवार पूर्ण हो जाने की स्थिति में गर्भाशय, बीज ग्रंथि एवं अस्थानित अंतःकला को काटकर यथासंभव अधिकाधिक निकाल दिया जाता है। साहब ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए ओवरीज निकल चुकी हैं, फ्लोपियन ट्यूब निकल चुकी है, यूट्रस निकल चुकी है, कहने का मतलब अपन बात करें अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की, तो वो हार्मोन सब सीक्रेट करने वाला कोई नहीं बचा। समझ रहे हैं अपन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आते किससे प्रभाव से हैं, मान लीजिए एफएसएच और एलएच सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के द्वारा। जी हाँ,
तो ये FSH और LH सीक्रेट हुए, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल्स वगैरह को ओवरी में जो है वो फॉलिकल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वहाँ से फिर ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, कहने का मतलब ये है, और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आते हैं। ओवरीज जो है रिमूव कर दी गई है, तो अब जो है इन हार्मोन्स का कोई सोर्स रहा नहीं, तो जो लगभग जब अपन ने बात की कि अधिकाधिक निकाल दी जाती है और जो बची खुची है वो फिर हार्मोन्स तो रहेंगे नहीं, तो वो वैसे ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में इसको काफ़ी ट्रीटमेंट के रूप में काफ़ी सही जो है वो ये है। जी हाँ, लेकिन इसकी जो कंडीशंस ये हैं कि जो फैमिली पूर्ण हो जाने की स्थिति में ही जो है ये जनरली यूज़ की जाती है ये वाली थेरेपी। बिल्कुल कंबाइंड मेडिकल एंड सर्जिकल, कंबाइंड की बात अपन करते हैं कि दोनों जो है मेडिकल औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों साथ में। शल्य कर्म से पूर्व औषधीय चिकित्सा की जाती है जिसमें व्याधि में रक्त सेवन और उसका आकार कम हो जाए जिससे कि शल्य कर्म में आसानी हो। मान लीजिएगा औषधीय जो चिकित्सा है वो धीरे काम करती है, 1.5 सेंटीमीटर की मान लीजिए कोई एंडोमेट्रियोसिस की जो टिश्यूज़ हैं वो मिल चुकी हैं अपने को, तो उसमें से थोड़ी बहुत अगर औषधियाँ देंगे तो उसमें से हो सकता है 0.5 कम हो तो 1 सेंटीमीटर बचेगी, तो उसका सर्जरी करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल समझ रहे हैं अपन। शल्य कर्म के पश्चात औषधीय चिकित्सा की जाती है जिससे कि जो भी व्याधि का बचा हुआ भाग हो वो ख़त्म किया जा सके। मान लो कोई सर्जरी के बाद छोटा मोटा रिमेनिंग पार्ट्स रह जाए तो वो फर्दर वापस रीअकर ना हो, पुनरावृत्ति उसकी ना हो, तो उस केस में अपन जो है उसमें हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं अपन। कंबाइंड की बात यहीं तक है, ये अपन ने छोड़ दिया था। जो रिमोट एरियाज है उनकी बातें अपन ने नहीं की थी। रिमोट एरिया अपन ने बात की थी पहले कि साइट्स होती हैं उसमें कुछ रिमोट एरिया, अपन ने ओदरीय की बात कर ली थी, और पेल्विक रीजन्स में जो है उनकी बात अपन ने की थी, एब्डोमिनल रीजन्स की बात की थी, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बिल्कुल 2 बातें की थी। रिमोट की अपन देख रहे हैं एब्डोमिनल स्कार, कोई कट वगैरह लग गया हो अम्बिलिकस में, बिल्कुल। ब्लैडर एंड यूरेटर की बात अपन करें, गट की बात करें, सर्विक्स और वेजाइना की अगर बात करें, और लंग्स की बात करें, तो ये जो एरियाज हैं इनमें जो है अपने को एंडोमेट्रियस, इनके अलावा एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। इसके बाद अपन बात करेंगे एडिनोमाइसिस की। एडिनोमायोसिस, बिल्कुल, जिसको अंतः अस्थानता अपन ने कहा था। बिल्कुल, इसमें देखते हैं अपन। एडिनोमाइसिस इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम डायरेक्टली इनटू मायोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है वो कहाँ होती है, वो मायोमेट्रियम में होने लग जाती है। इसमें 2 बातें और देखेंगे अपन। जी हाँ, ये एडिनोमाइसिस है, ये अपन ने कहा था कि दोबारा तस्वीर देखने को मिलेगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कार्यकारी गर्भाशय एक अंतःकला ग्रंथि और पीठी का भाग से युक्त, मतलब स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर पार्ट्स, कहने का मतलब फंक्शनल है। ग्लैंडुलर पार्ट्स है ताकि ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन वगैरह सब हो रहे हैं बाकायदा। जी हाँ, गर्भाशय के पेशीय भाग में वृद्धि कर जाए, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसमें वृद्धि कर जाए, तो उस केस में अपन क्या कहेंगे, इसको एडिनोमाइसिस कहेंगे। जी हाँ, ये जो है ये मायोमेट्रियम है, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं ये मायोमेट्रियम है, और ये एंडोमेट्रियम इन्वेडिंग यूट्रस वॉल, ये बाहर तो रहती है अंदर की तरफ हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एडिनोमाइसिस। जी हाँ, तो ये अपन ने एडिनोमाइसिस देख रहे हैं। तो एडिनोमाइसिस को बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लक्षण लगभग सेम से रहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, वो अपन देख लेते हैं अभी। जी हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं लक्षण, सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे पहले अत्यार्तव मेनोरेजिया, अत्यार्तव। नो डाउट अपन समझ पा रहे हैं कि पहले एंडोमेट्रियम थी, नॉर्मल एंडोमेट्रियम थी। जी हाँ, ये यूट्रस है, एंडोमेट्रियम लेयर थी बाहर। अब इसमें क्या हो रहा था कि जो मेंसेस हो रहे थे, एंडोमेट्रियम जो थी वो रेप्चर होती थी, उसके बाद जो है वो मेंसेस जो थी हो रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब एक लेयर और बढ़ गई, मतलब इसने इन्वेड कर लिया, है ना। इसके ऊपर भी जो मायोमेट्रियम जो थी, इसके अंदर वाली लेयर, उसको भी जो क्या कर लिया, एंडोमेट्रियम ने ही कवर कर लिया, इसमें भी एंडोमेट्रियम। इस केस में क्या होगा, ज़्यादा एंडोमेट्रियम हो गई, ज़्यादा एंडोमेट्रियम ज़्यादा रेप्चर, तो ज़्यादा रेप्चर ज़्यादा मेंसेस, हेंस अत्यार्तव मेनोरेजिया,
है ना। तो ये केस हो जाएगा, बिल्कुल समझ सकते हैं। डिसमेनोरिया, ये सिम्टम रहेगा सेकेंडरी डिसमेनोरिया, ज़्यादा देखने को मिलेगा, पेन ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेप्चर हो रही हैं सेल्स, है ना। तो इस केस में डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा। डिस्पेन्यूरिया, तो ये बिल्कुल वो बातें होंगी, मैथ्यून क्रिस्टा अपन ने देखा था। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, बहुत हल्की हल्की बातें रहेंगी इसकी, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। एडिनोमाइसिस का एक बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमाइसिस, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। अलग से कभी आया नहीं कि एडिनोमाइसिस बताइए, बाकी बताने को आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। प्रयोगशालीय परीक्षण, लैब टेस्ट की बात करें तो टीवीएस अपन ने देखा था, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कि जो योनि मार्ग होता है उसके थ्रू सोनोग्राफी की जाए। कलर डोपलर इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जनरली ब्लड वेसल्स के लिए काम में आता है, इसमें कलरिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो है इनके सुपर इम्पोजिशन ऑफ कलर्स होता है, और फिर उन कलर्स के द्वारा उसकी डायरेक्शंस और स्पीड, गति वगैरह वो नापी जाती है कलर डोपलर सिस्टम से। जी बिल्कुल। इसके बाद अपन बात करेंगे चिकित्सा की, ट्रीटमेंट ऑफ एडिनोमाइसिस। जी बिल्कुल, बात करते हैं चिकित्सा। इसमें जो है हार्मोनल औषधियाँ जो है इतने काम नहीं करेंगी, बिल्कुल। हिस्टेक्टोमी इसमें बेस्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ पता है अपने को एडिनोमाइसिस जो है यूट्रस में रहेगा, तो हिस्टेक्टोमी अपन बिल्कुल बताएंगे। लेवेनोजेस्ट्रोल रिलीजिंग आईयूडी, जी बिल्कुल, वो वहाँ पे भी अपन ने बात की थी इसकी। तो वही बातें हैं, तो ये जो है ये चिकित्सा में लगभग यही काम आएंगी। बाकी इतना ही है एडिनोमाइसिस के अंदर। बाकी अपन समझते हैं कि अपन ने जो है एंडोमेट्रियोसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। साथ में एडिनोमाइसिस का भी छोटा टॉपिक है जो अपन ने देखा है। ये जो टॉपिक देखे हैं इनके तर्ज पे आगे और भी टॉपिक आते रहेंगे, धीरे धीरे आ जाते हैं। जी हाँ, इनमें अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं कुछ कम रह गया है ना, तो ऐसा आप बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हो, बता सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो सकता है अभी लगभग जो है एक थर्ड ईयर का ग्रुप था जो अभी फुलफिल हो चुका है, अभी एक और बना दिया जाएगा। कोई नहीं, आप कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आ सकते हो आप, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा और देखते रहें। और भी कोई आपकी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको बार बार मैं कहता हूँ कि कुछ सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप बोल देना, है ना। जितना बन पाएगा ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदद ना की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।